नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है, वहाँ पर एक टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, संविधान की प्रस्तावना या या उद्देशिका। इसी को ही हम संविधान की क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। इससे पहले हमने संविधान जो सभा है, उस पर हमने एक विस्तार से वीडियो बनाई है और एक ही वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी कि पूरा जो टॉपिक है, वो आपके आराम से खत्म करवा दिया जाए। ठीक है। अब यहाँ पर भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो के अंदर अब आपको डेप्थ में चीज करवा के आपके टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाए। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि वर्तमान में आरपीएससी जिस प्रकार के सवाल पूछ रही है, उन सवालों से ही मैंने इस नोट्स को तैयार किए हैं और कोशिश पूरी है कि अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग यदि कोई प्रश्न आया तो आपका यहाँ पर कवर हो जाना चाहिए। यदि फिर भी आपसे वो क्वेश्चन कवर नहीं हो रहा था, इसका मतलब मान के चलिए कि उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को राजस्थान में तो कोई मतलब विद्यार्थी उसको सॉल्व नहीं कर सकता, और यदि किसी अध्यापक ने सॉल्व किया है तो इधर उधर से कुछ ना कुछ देख दाग कर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इतनी मेरी गारंटी है। आप चाहे आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीईटी, पटवार, वीडियो, पीएसआई, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर संविधान की प्रस्तावना, इवन आप एसएससी है ना, और भी जो बाकी जो अदर स्टेट के जो एग्जाम है ना, अदर कोई अदर स्टेट वाले वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए भी ये टॉपिक सबसे शानदार है ना। मैंने पूरी जी जान लगा के टॉपिक आपको करवा दिया है। अब अपन इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश करें इसमें। आ जाइए। सबसे पहले हम बात करें प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना जो है ना, उद्देशिका को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और आधार स्तंभ कहा है। इसमें भारतीय संविधान के दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। दिमाग में रहे, इसके अंदर हमारी प्रस्तावना के अंदर किस किस का उल्लेख है। तो संविधान, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, आधार स्तंभ कहा गया है, और भारतीय संविधान के दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों का हमारे प्रस्तावना के अंदर उल्लेख है। इसमें जनता की भावनाएं वे आकांक्षाएं निहित है। हमारा जो प्रस्तावना है उसके अंदर जनता की भावनाएं और उनकी आकांक्षाएं निहित है। अब बात करें हम उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव है ना, रेजोल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो हमारी संविधान सभा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, तथा आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को ये जो प्रस्ताव है ये क्या हो गया था, ये पारित हो गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे क्या है, संविधान की प्रस्तावना कहलाया। चूंकि इस संविधान को पारित करवाने में और प्रस्तुत करने में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो किनका हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इस कारण प्रस्तावना का जनक ही किसे कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा गया। यदि आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसके अंदर जो शुरुआत है उसके, हम भारत के लोग भारत को एक, है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें सब में गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता है ना, सुनिश्चित करने का ये काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में दी हुई है, मतलब प्रस्तावना में दी है। आप ये चीज भी दिमाग में रखिए, पूरी लाइन। तो मैंने उस पूरी लाइन ना लिखकर हमने केवल शॉर्ट में लिखा ताकि आपको ये चीज याद रहे, और ये चीज तो याद करनी भी है। आगे इनसे और सवाल पूछ बनेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अब हमारी जो मूल जो प्रस्तावना है उसके अंदर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये शब्द नहीं थे। उसमें केवल क्या थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, केवल ये तीन शब्द थे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है वो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब ये दोनों शब्द जोड़े गए। दिमाग में ना, मूल प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। चलो मैं आपके यहाँ दो चीजों कवर करवा देता हूँ। न्याय, तो हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है, तो आपसे पूछे तो हमारे संविधान में या प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यदि आपसे पूछ ले कि हमारे प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया, तो आप दिमाग में रखिएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। आगे मैं और चर्चा करूंगा कि बाद में 6 भी हो जाएगी।
तो स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये समता नहीं है, समानता है ये दिमाग में। ठीक, कितनी प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया? 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, की सभी व्यक्ति का प्रतिष्ठा जरूरी है और सभी को समान अवसर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बंधुत्व की बात करें, 3 प्रकार के बंधुत्व का प्रयोग किया गया है, व्यक्ति की गरिमा का, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का प्रयोग किया गया है। आगे हम बात करते हैं। तो हमारी जो प्रस्तावना है, तो उस प्रस्तावना को लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना को लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको लागू कर दिया गया। ठीक है। अब मतलब हमारा संविधान कब लागू हुआ था? संविधान के कुछ भाग, संविधान नहीं कह सकते, संविधान के कुछ भाग जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। इसमें संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित किया गया। ये थी दिमाग में। अब ये जो हमारा प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना से जुड़े कुछ पहलू है, कुछ तथ्य है, उन चीजों को भी हम थोड़े से अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वाद है ए के गोपालन। बनाम, बनाम मतलब होता है वशिष्ठ, बनाम मतलब होता है वशिष्ठ, उससे दिमाग बनाम मद्रास, ये 1950 का एक वाद है। और इसके अंदर क्या कहा गया है कि उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं करवाया जा सका। मतलब जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसे कोर्ट के अंदर क्या नहीं परिवर्तित, उसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ये आप चीज दिमाग में रखिए कि कहाँ पर है ना परिवर्तन या बदला नहीं जा सकता। ये कौन सी बात कह रहा है? ये गोपालन कह रहा है ना, गोपालन मद्रास विवाद कह रहा है। एक ये आईएमपी है, काफी ज्यादा एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, बेरुबारी विवाद। कब का है ये विवाद? 14 मार्च 1960 का। तो आईएमपी है और आरएस के अकॉर्डिंग टू आईएमपी है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना के संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में क्या नहीं किया जा सकता? संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। संविधान के अस्पष्ट प्रावधान को समझने में क्या करती है? सहायता करती है। अस्पष्ट, ऐसे प्रावधान, ऐसे आर्टिकल जो स्पष्ट नहीं हो, है ना, उनको समझने में क्या करती है? सहायता करती है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ये की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया? मतलब हमारे प्रस्तावना को कहा गया। तो डायरेक्ट आपसे फैक्ट्स ये सवाल पूछे जा सकती है। अगला ये है ना, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। देखिए ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अलग इंपॉर्टेंट ऊपर वाला भी है बेरोबारी, और राजस्थान से जुड़ा हुआ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस विवाद में न्यायालय ने प्रस्तावना के महत्व को स्वीकार किया है। तो कौन से न्यायालय ने प्रस्तावना के महत्व को स्वीकार किया है? तो इसे क्या दिमाग में रखना। ठीक है, अगला देखिए। अब प्रस्तावना के 4 प्रमुख तत्व है। प्रस्तावना के कितने प्रमुख तत्व है? चलो अपन पहले है ना तत्व बाद में पढ़ेंगे, अपन पहले प्रस्तावना के सारे विवाद पढ़ लेते हैं। ठीक है वो बाद में पढ़ेंगे। तो अगला विवाद कौन सा है? गोकुलनाथ बनाम पंजाब सरकार। कौन सा? बताओ, गोकुलनाथ बनाम पंजाब सरकार। इसमें क्या है? 11 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, मतलब 11 जो जज थे, वो जज मिलकर इस वाद पर उन्होंने बहस करी थी, है ना, उन बहस सुनी थी। तो ये दूसरी सबसे बड़ी पीठ थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव थे। दिमाग ना, मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव। और इन्होंने अपना निर्णय कब सुनाया था? तो 27 फरवरी 1967 को इन्होंने अपना निर्णय सुनाया। और इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा तथा साक्षात तथा अपरिवर्तनीय कहा। कि जो संविधान है, उस संविधान क्या है? संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, और ये शाश्वत तथा अपरिवर्तनीय है। कि संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, मतलब संविधान नहीं, सॉरी, प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बात कौन कह रहा है? तो गोकल, है ना, गोकलनाथ बनाम पंजाब सरकार जो वाद है, वो वाद के तहत ये बात कही गई है। ठीक है, 11 लोगों न्यायाधीशों ने मिलकर इस पर सुनवाई करी थी। और सेकंड सबसे बड़ी ये मतलब पीठ रह चुकी है। आ जाइए, अगला 5वां कौन है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कितने न्यायाधीश थे? उसमें 13 न्यायाधीशों ने। तो अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। अब इसके अध्यक्ष ने 13 न्यायाधीशों की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सिरकी के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी? मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सिरकी के द्वारा की गई थी।
उन्होंने जब जो निर्णय है निर्णय कब सुनाया था? 24 अप्रैल 1973 को उन्होंने अपना निर्णय कब सुनाया? 24 अप्रैल 1973 को उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। और इसे क्या गया? मूल संरचनावाद कहा गया। क्या कहा गया भाई? इसको मूल संरचनावाद कहा गया। और ये जो मूल संरचनावाद है, इसके क्या क्या निर्णय आए थे, दिमाग में रखना। इसके क्या क्या निर्णय आए थे? तो इसके निर्णय क्या थे? प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। देखिए, इससे पहले हमने एक वाद पढ़ा था, उसमें क्या था? प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परंतु यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो मूल संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परंतु हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। देखो, परिवर्तन अलग होता है, संशोधन अलग होता है। तो संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। वाद मतलब किसी प्रकार के जो कानूनी कार्रवाई है ना, जुडिशियबल नहीं है। किसी भी प्रकार की वाद विवाद रत चीजों के लिए प्रस्तावना नहीं है। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों तथा आत्मा को समझने का एक स्रोत है। संविधान में कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो उस चीजों का हल किस में दिया गया? प्रस्तावना में दिया गया है। तो अब इसी के चलते, इसके तहत इसी केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के चलते कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ भाई साहब? 42वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ ये? 1976 में के अंदर। और प्रस्तावना में एक बार में कितने शब्द जोड़े गए? 3 नए शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 नए। अभी जो पढ़ चुके अपन, कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। दिमाग में ना, कौन से? 42वें संविधान संशोधन में। कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में 3 प्रकार के शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इस प्रकार के 3 शब्द जोड़े गए। और ये जो शब्द जोड़े गए, तो ये प्रभावी कब हुआ? ये आदेश प्रभावी कब हुआ? तो जनवरी 1977 में ये जो आदेश था ये प्रभावी हुआ। अब अगले विवाद की हम बात करेंगे। देखिए, ऊपर कुछ रह गया है, मुझे पता है, अपन पढ़ लेंगे उसको, टेंशन फ्री रहिए आप। अगला वाद जो है, अगला वाद SR बम्बई बनाम भारत सरकार 1994 का। पंथ निरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना घोषित कर दिया गया। पंथ निरपेक्षता जो है उसको संविधान की मूल संरचना घोषित कर दिया गया तथा अनुच्छेद 356, क्या? अनुच्छेद 356 इसके अंदर क्या किया गया? अनुच्छेद 356 के अंदर क्या किया गया कि न्यायिक समीक्षा संभव है। राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा जो है वो भी संभव है। ये चीज इसमें ऐड कर दी गई, तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। अगला है LIC बनाम भारत सरकार 10 मई 1995 को। उच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। देखिए, उच्च न्यायालय ने, है ना, उच्चतम न्यायालय ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर प्रस्तावना को क्या कर दिया है कि मतलब ये संविधान का भाग है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। और एक ये अपना रह गया था SR, पढ़ लिया था कि संविधान के लिए प्रसिद्ध है ना। अरे, ये दोनों सेम है, कोई अलग से नहीं है, इसमें आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो ऊपर रह गया है ना, प्रस्तावना के प्राधिकार के स्रोत। प्राधिकार के स्रोत की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रस्तावना की शुरुआत किससे की गई? हम भारत के लोग। राज्य की प्रकृति तो क्या होगी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक होना चाहिए और गण गणराज्य होना चाहिए। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्यायिक उद्देश्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बता चुका हूँ मैं आपको। स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, समता या समानता की अगर मैं बात करूं, है ना, तो इसके अंदर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। बंधुत्व की बात, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने व्यक्ति की गरिमा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता है, दिमाग में रखिए, है ना। उद्देश्य के 4 स्तंभ किसे कहा गया? मोस्ट टाइम पे है कि हमारा जो संविधान का उद्देश्य है या प्रस्तावना है, उसके उद्देश्य की जो है न्याय को, स्वतंत्रता को, समानता को, समता को और बंधुत्व को, इनको 4 स्तंभ कहा गया। संविधान अंगीकृत करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत कब किया गया? ये जो है ये डेट आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगी, दिमाग में रखिएगा। ये जो डेट है ये IMP है, क्योंकि यही प्रस्तावना में देखने को मिलेगी। 26 नवंबर 1949 को। तिथि कौन सी थी? मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को हमारा जो संविधान था उसकी प्रस्तावना
अंकित की गई। प्रस्तावना की विशेषता, ये सामान्य स्थायी अधिनियम की प्रस्तावना जैसी नहीं है, इसमें गहन विचार विमर्श तथा सटीकता की छाप दिखाई देती है। ये आरएस के मेंस के लिए ये चीजें बहुत अच्छी है कि आपसे इस प्रकार जब सवाल पूछे जाए कि बताइए प्रस्तावना की विशेषता बताइए, तो आप इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। मैंने कोशिश करी है कि जितना हो सके इस क्लास को मजबूत बनाने का प्रयास किया है ना। फैक्ट्स के मामले में मैंने बहुत मतलब कि अगर मैं सही हूँ, मेरे फैक्ट्स अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे मेरे से जुड़ेंगे, विद्यार्थी मेरे से जुड़ेंगे। ठीक है, जो मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं तो परिचित हैं कि मैं किस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ। तो आ जाइए, प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। प्रस्तावना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करें तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, दिमाग में रखना। प्रस्तावना मार्गदर्शक गाइड की भूमिका निभाता है ना। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है परंतु मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। दिमाग में इसमें प्रस्तावना में मूल जो संरचना उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अब प्रस्तावना से संबंधित मुख्य कथन। प्रस्तावना संविधान निर्माण के विचारों को जानने की कुंजी है। ये किसके ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई है, तो अर्नेस्ट बाकर के द्वारा की गई। प्रस्तावना संविधान की सबसे सम्मानित सम्मानित भाग है। ये ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है ना, पाटलीवाल के द्वारा कहा गया है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ये के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है, ये पूछा गया एग्जाम्स में। संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, सुभाष कश्यप के द्वारा कहा गया है। संविधान यदि इमारत है तो प्रस्तावना उसकी नींव है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह एवं ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया। प्रस्तावना उत्कृष्ट गद्य काव्य तथा परिपूर्णता की तस्वीर है, ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। अब उद्देशिका की शब्दावली में बता चुका हूँ कि हमारा जो उद्देशिका है, जो हमारी प्रस्तावना है, वो सबसे पहले शुरू ही कहाँ से हो रही है दिमाग में। उद्देशिका है जो प्रस्तावना है वो शुरू ही कहाँ से हो रही है, तो कहाँ से शुरू हो रही है, तो हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। संविधान की शक्ति का मूल स्रोत भारत की जनता है। संविधान की शक्ति का मूल स्रोत क्या है, भारत की जनता है। संप्रभुता जनता में ही निहित है। संप्रभुता किसमें निहित है, जनता में निहित है। और ये जो शब्द है हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का जो चार्टर है ना, वी दी पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, है ना। तो यहीं पर इंग्लिश में अगर इसको अपन देखें संविधान की प्रस्तावना को, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, तो ये चीज यूज में ली गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार लिया गया, 2 बार प्रयोग लिया गया। प्रस्तावना में लोग और नागरिकों और व्यक्ति शब्द किसके शब्द प्रयोग में लिए गए, परंतु जनता शब्द का कोई प्रयोग नहीं लिया गया। प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द है परंतु संघीय शब्द का प्रयोग नहीं लिया गया। मूल प्रस्तावना में 1950 की प्रस्तावना थी, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द नहीं थे। मैं बता चुका हूँ इन शब्दों को बाद में जोड़ा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है सार्वभौमिक राष्ट्र ना, यूनिवर्सल जो इसको बोला, यूनिवर्सल जो इस कंट्री है, इसी के तहत दिमाग में रखिएगा। अब क्विक रिवीजन, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, मतलब प्रस्ताव कब लाया गया और पारित कब हुआ, अंगीकृत कब हुआ, संविधान संशोधन कब जुड़ा भाई साहब, और कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए, और किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा मूल संरचना का सिद्धांत पर आधारित। तो ये कुछ मेन मेन चीजें थी, इन पर अपन आगे और बात करते हैं। अब कुछ शब्दों पर अपन चर्चा करते हैं ना। संप्रभु, ये आरएस मेंस के लिए अब ये जो चीजें अपन करेंगे आरएस, हालांकि अब जो पॉलिटी में जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं उनके लिए मेरे हिसाब से सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं। अगला है, पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ना। भारत आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। कोई भी बाह्य शक्ति या आंतरिक शक्ति उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारत किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, स्वतंत्र हो चुका है। भारत अपनी विदेशी नीति स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकता है। देखिए, जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज राजस्थान में 1817 1818 में, देखिए कब 1817 और 1817 में राजाओं के साथ सब संध्या कर रहे थे, तो उन्होंने एक नियम रखा, एक ही शर्त रखी थी कि हमें आपके आंतरिक मामलों से हमें कोई मतलब नहीं है, परंतु बाह्य जो मामले हैं
जो विदेशी मामले वो सारे किसके रहेंगे, अंग्रेजों के रहेंगे। जब सारे विदेशी मामले, सारे राजाओं के सारे विदेशी मामले अंग्रेजों के होने लगे तो किसी प्रकार का कोई विदेशी हस्तक्षेप ही नहीं होने लगा, किसी विदेशी लड़ाई युद्ध ही नहीं हुआ, तो फिर वो गुलामी की एक पहचान बन गया। तो भारत ने कहा कि विदेशी नीति को संचालित करने के लिए भारत पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, किसी भी बाह्य शक्ति या विदेशी सत्ता के अधीन हम कार्य नहीं करेंगे। प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है संप्रभुता, दिमाग में रखिएगा। अगला शब्द है समाजवादी। मूल प्रस्तावना में शब्द नहीं था, पहले से संविधान संशोधन में से जोड़ा गया। इसका अर्थ क्या है, उत्पादन वितरण के संसाधनों का राज्य का नियंत्रण तथा सामाजिक आर्थिक समानता की बात की गई है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है। भारत में कौन सा लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है, ना कि साम्यवादी। भारत समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। मोस्ट टाइम पे है कि भारत का जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जिसे गांधीवादी समाजवाद का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। मार्क्सवाद का भी है, परंतु गांधीवादी जो समाज है उसका अधिक दिखाई देता है ना। एक्सलेवियर बनाम भारत समसम। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समाजवादी शब्द उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा राज्य स्वामित्व के पक्ष के लिए न्यायालयों में दृष्टिकोण पर बल देता है। तो ये जो शब्द है समाजवाद, ये किससे, औद्योगिक जो है ना, राष्ट्रीयकरण, उस पर क्या देता है, बल देता है। अब पंथ निरपेक्ष, मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था, वही 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। और पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है ना, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके प्रति क्या है, समान व्यवहार है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। आ जाइए, SR बम्बई विवाद है ना, बम्बई विवाद 1994 के अंदर पंथ निरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना माना है। मोस्ट टाइम पे है कि मूल संरचना नहीं होने के बाद भी मूल संरचना किसको माना, पंथ निरपेक्षता को माना है। लोकतांत्रिक, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेटा अपने PM मोदी जी है, या मान के चलिए कि कोई भी, यदि कोई PM है या जो भी है, उनका पुत्र जनता द्वारा चुना जाएगा तो ही वो क्या कर सकता है, वो PM बन सकता है या किसी पद पर विराजित हो सकता है। परंतु यदि उसे चुनाव में हरा दिया गया, चुनाव हार गया, तो वो फिर क्या नहीं कर सकता, पद पर सुशोभित नहीं हो सकता। तो ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। तो जनता के प्रतिनिधि लोकतंत्र होंगे, केवल जनता के प्रतिनिधि, जनता सांसदों में विधायकों और सांसदों को चुनेगी। प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श निहित है। देखिए कौन, सामाजिक, आर्थिक और समानता। लोकतंत्र की परिभाषा जो इब्राहिम लिंकन के द्वारा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इब्राहिम लिंकन की जो परिभाषा है काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। जब अमेरिका का संविधान बन रहा था उस समय ये बात कही गई थी। तो मुझे आप बताइए, हमने अमेरिका का जो संविधान है कोई मतलब क्या कहा है, किस व्यक्ति ने कहा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है। ये मुझको कमेंट करके जरूर बताना, मैं रिप्लाई जरूर करूँ। और जिसने यदि नहीं पता है तो आप इससे पहले हमारी जो वीडियो थी संविधान सभा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। आ जाइए गणराज्य, रिपब्लिक, है ना। तो राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। मतलब क्या होगा, नेता चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा, है ना। वंशानुगत सम्राट जैसे इंग्लैंड में चलते हैं उस प्रकार से नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत को क्या घोषित किया गया, गणराज्य घोषित कर दिया। भारत गणराज्य है, ब्रिटिश राजतंत्रात्मक है। इंग्लैंड में बता चुका, इंग्लैंड क्या है, राजतंत्रात्मक है। राज्य की प्रकृति बताने वाले 5 शब्द कौन कौन से हैं, वही घुमा फिरा के वही बात आ रही है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। न्याय, 3 प्रकार के न्याय को उल्लेख, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है। प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से प्रेरित है। अगर पूछा जा सकता है कि न्याय की अवधारणा कौन सी क्रांति से प्रेरित है, बेटा रूस की क्रांति से प्रेरित है ना। क्विक रिवीजन, संप्रभुता, संप्रभुता, समाजवाद, ये सारी क्विक रिवीजन आपके लिए चीज में बनाए। और अब मेरी कोशिश रहेगी इसी प्रकार से आपके साथ में क्विक रिवीजन वाली चीज भी ऐड कर दूं मैं, तो आपके बेनिफिट रहेगा पढ़ने में। न्याय, आर्थिक न्याय की व्यवस्था, जो आर्थिक न्याय की व्यवस्था प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में की गई। न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय की व्यवस्था जो है वो
प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 में की गई है। केशवानंद भारती वाद, कौन सा वाद है भाई साहब? केशवानंद भारती वाद 1973 में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को संविधान की मूल संरचना मान लिया गया है ना। ये मैं संविधान के 4 स्तंभ बता चुका हूँ, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता की बात करें, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19A वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। मैं बता चुका हूँ कि अभी वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो मुझे जल्दी से बताओ 6ठी स्वतंत्रता कौन है? मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, ये मेरा वादा है। तो मुझे जल्दी से बताइए 6ठी स्वतंत्रता कौन सी है? ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद में? 19(1) है ना, 19 में भी सब आर्टिकल्स है, तो 19(1) में वर्तमान में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। समानता, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। बंधुत्वता, एक प्रकार के बंधुत्व का, देखिए एक प्रकार के बंधुत्व, एक प्रकार के उल्लेख किया गया। तो आप दिमाग में रखिएगा इस चीज को कि न्याय, 3 तो न्याय है ना, 5 क्या है? स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के 35-21। आप इससे दिमाग में रख लीजिएगा। आ देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता तीनों की अवधारणाएं कौन सी क्रांति से प्रभावित है? फ्रांसीसी क्रांति से। उससे पहले पढ़ा था कि ये जो है ये रूस की क्रांति से प्रभावित है, और यहाँ पर कौन सी क्रांति से प्रभावित है? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। अखंडता, अखंडता की बात करें तो मूल प्रस्ताव में ये शब्द नहीं है, बंगले से संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, और भारत की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता का उल्लेख है। संविधान अंगीकृत करने की तिथि बता चुका हूं मैं आपको, है ना। संविधान के प्रस्तावना के अंतिम में, देखिए पहले सब हम भारत के लोग, और अंतिम में कौन से शब्द है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पण। ये सारी चीजें लास्ट में दी गई। इसके अलावा आगे हम बात करें तो महत्वपूर्ण शब्दावली, ये शब्द है आयरलैंड की संज्ञा से, मतलब ये जो है ये तीनों जो चीजें है ना, ये कहाँ से ली गई? ये आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई मतलब? ये चीजें अपन आयरलैंड से ली गई है, दिमाग में रखना। कहाँ से ली गई? आयरलैंड से ली गई है। अगला जाइए ना, प्रस्तावना को शब्दों का विस्तृत, है ना। तीसरा भाग कौन सा? मूल अधिकार है। विस्तृत कहाँ का मतलब? जो प्रस्तावना, उनके जो शब्दों का जो है वो विस्तार कहाँ कहाँ पर किया गया है? तो भाग 3 में मूल अधिकारों के अंदर किया गया। भाग जो 4 है वो नीति निर्देशक तत्व के अंदर किया गया है। भाग 4 के इसमें जो मूल कर्तव्य, उसमें भी प्रस्तावना के जो शब्द है उनका क्या किया गया? बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया, उनका विस्तार से उल्लेख किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से प्रस्तावना के शब्दों का विस्तृत व्याख्या कहाँ कहाँ देखने को मिलती? तो मूल अधिकार के भाग 3 के मूल अधिकार में, भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और भाग 4 के मूल कर्तव्यों में। अब कुछ रिवीजन में बता चुका, अगर आपसे क्रम पूछ ले, ये भी एक आईएमपी है कि क्रम पूछा जाए, राज्य की प्रकृति कौन कौन सी है? तो SSPLG दिमाग में रखिए, मैंने ट्रिक बना रखी है SSPLG, मैंने इसी प्रकार से उसको याद किया। ऐसे मतलब संप्रभुता, है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य। SG, है ना, S सबसे पहले, G सबसे लास्ट में। अब आपसे पूरे संविधान के उद्देश्य तो कौन कौन से, ये भी क्रम पूछा जा सकता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुत्व का, है ना। देखिए न्याय सबको प्यारा है, और स्वतंत्रता तो सबसे वैसे ही प्यारी है। समता नाम की लड़की है जो गरिमा से हमेशा लड़ाई करती है, और समता पहले रहना चाहती है। इसे दिमाग में रख सकते हो, आपके ऊपर, आप जो भी ट्रिक बनाते हो। मैंने इस प्रकार की ट्रिकें बना के याद करी हुई है, हालांकि अब तो वैसे भी याद हो गया, जब नए नए हम पढ़ रहे थे तो हमने इस प्रकार की ट्रिक बनाई थी। अंतिम में 3 शब्द मैं बता चुका हूँ कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, और कुछ फैक्ट्स है। ये आप फैक्ट्स आप दिमाग में रख लीजिएगा, मोस्ट आईएमपी है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये फैक्ट्स आईएमपी है। और ये कुछ क्विक रिवीजन के लिए है ना। रूसी क्रांति से न्याय लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, बंधुता ली गई, संविधान संशोधन में कौन कौन से, और आयरलैंड से क्या क्या चीजें ली गई है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये खत्म हुआ। अब आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है, या कोई बुक आप मार्केट से ले लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती है। मेरे जो साथीगण हैं बहुत अच्छी मेहनत करके बुक्स लिखते हैं, कोई बुक जो है बेटा वो गलत नहीं है। सारी बुकें टीचर्स बहुत मेहनत से, कोई टीचर बुरा नहीं पढ़ाता है, कोई टीचर, कोई कहता है ना ये टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, है ना। और यदि टीचर पढ़ा रहा है तो फिर हम विद्यार्थी कौन होते हैं? टीचर को जज करने वाले। तो टीचर, हर टीचर बहुत मेहनत करता है, सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, सारी बुक्स बहुत अच्छी होती है। अब वो आपका नजरिया। मैं ऑफलाइन में एक बात बोलता हूँ कि टीचर का काम केवल इतना होता है, आप खुद पढ़ाई करोगे, तो आप खुद जब पढ़ाई करोगे ना बेटा, तो सेल्फ स्टडी करोगे ना,
आपको क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको ये चीज़, मैं मेरी बात को विश्राम दूँगा कि यदि आप जैसे आप स्वयं तैयारी कर रहे हो कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, मैं किसी टीचर से नहीं पढ़ूँ, चलो बुक्स में, तो क्या होगा कि आपको खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। इन द सेंस रोटी आपको बनानी पड़ेगी और सब्ज़ी आपको बनानी पड़ेगी, सब आपको बनाना पड़ेगा। अब उसमें नमक ज़्यादा हो सकता है, कहाँ आप नमक ज़्यादा डाल सकते हो, कहाँ पर कुछ मिर्ची ज़्यादा हो गई, कुछ हो गई। तो जब आप खाना बनाओगे तो उसमें आपके टेस्ट का आपको पता नहीं रहेगा, है ना? सारे किस प्रकार का खाना बन रहा है, स्वादिष्ट बन गया, नहीं बना, स्वादिष्ट मतलब सिलेक्शन हो गया, नहीं होगा। पर जब आप किसी गुरु के नेतृत्व में, है ना, गुरु की गाइडेंस में, किसी सर की गाइडेंस गाइडेंस में जब आप पढ़ोगे, तो केवल इतना रहेगा, वो सर क्या करेगा, वो गुरु क्या करेगा कि आपको पूरा खाना, टेस्टी खाना बना के आपकी थाली में सजा के आपके सामने रख देगा बेटा, और आपको अब वो खाना खाना है। अब आप उसको खाते हो, नहीं खाते हो, वो आपके ऊपर है। मेहनत हज़ारों बच्चे करते हैं, कोचिंगों में की जो भीड़ है उसमें हज़ारों बच्चे जाते हैं, पर सिलेक्शन कुछ एक का होता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत के ऊपर डिपेंड है। तो इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। मिलते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजपूताना।